चलिए कल कुछ पूछ रहा था कोई, सबको अपने आंसर्स मिल गए थे? यस, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बस मैं एक्चुअली जो कमेटीज़ कल मैं आपको बताया कि ये कमेटियाँ थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को लेकर के, हाँ या ना। अब देखिए उनका काम बहुत ज़्यादा था, हमें उनके काम को याद नहीं रखना है, बेसिक उनके नाम्स को याद रखना है। बट नाम याद तभी रहेंगे जब बेसिक काम याद रहेगा, नहीं तो रट्टा मारो वाला हो जाएगा। और मेरे क्लास में एक चीज़ मना है, वो है रट्टा मारना, हाँ या ना। मेरे क्लास में जब आप आ रहे हैं तो चीज़ों को समझ कर ही याद करेंगे, ठीक है। कि अगर हम बात कर रहे हैं कि यूनियन पावर कमेटी है ना, फैन को कम कर देना उसको, यूनियन पावर कमेटी या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की अगर बात हो रही है और उसके चेयरपर्सन अगर जवाहरलाल नेहरू हैं तो क्यों हैं? एडवाइजरी कमेटी फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड द माइनॉरिटीज अगर बनाई जा रही है तो क्यों बनाई जा रही है? यस, और उसके चेयरपर्सन कौन थे? सरदार पटेल साहब। यस, तो मैंने कल समझाया था कमेटीज जो होती हैं बेसिकली वो इसलिए होती हैं ताकि काम को बांटा जा सके, हाँ या ना। अब हमारे ही पार्लियामेंट में फाइनेंशियल कमेटीज अलग हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर कमेटीज अलग हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर कमेटी अलग है, डिफेंस को लेकर कमेटीज अलग हैं। तो पार्लियामेंट अगर किसी भी मामले पर अगर कोई बिल लेकर आ रही है एक तरह से मान लो, और उसे पास कर रहा है पार्लियामेंट में, बट उससे पहले अगर उस पर एक बहुत बड़ी चर्चा करनी है तो कई बार उसे कमेटीज के पास भेज दिया जाता है ताकि कमेटी उस पर्टिकुलर बिल की जांच कर ले और जांच करके वापस पार्लियामेंट में भेजे विद द रिपोर्ट। उनकी रिपोर्ट क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि अभी अभी पार्लियामेंट में विमेंस को राइट्स मिली, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन मिला वुमेन्स को। बट इसकी डिमांड बहुत पहले से 1990s से चली आ रही है। यस, बहुत पहले से चली आ रही है ये बात कि भाई विमेन्स को क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बट वो हो नहीं पा रहा था। अब जैसे ही वो बिल पार्लियामेंट में रखा गया, सबसे पहले वो कहां भेज दिया गया? कमेटीज के पास भेज दी गई। कमेटी उसकी जांच करे, रिपोर्ट दे। हर बार यही होता था, इस बार वो पास हो गया, नहीं तो हर बार कमेटी तक जाती थी और कमेटी से वापस आते आते तक लोकसभा भंग हो जाती थी और फिर वो बिल भी खत्म हो जाता था। कैसे होता है पता चलेगा जब पार्ट 5 पढ़ोगे। यस, बट इस बार सरकार ने उसे पास करवाया और विमेंस को भी 33% रिजर्वेशन दिया पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, है ना, लोकसभा और विधानसभाओं में। बट क्या सच में रिजर्वेशन अच्छी चीज़ है? अगर हम वुमेन्स की बात करें, ठीक है, जो रिजर्वेशन ST SC OBC के लिए चल रही है वो ठीक है, वो तो बात की बात है, उस पर हमने पहले भी बात किया था। अगर वुमेन्स को रिजर्वेशन 33% अगर मिल रहा है असेंबली में और लोकसभा में, तो क्या वो सही है? मतलब आपकी क्या सोच हो सकती है उस पर? मैं कहना चाह रहा हूं कहां तक रिजर्वेशन मिलना सही होता है? अरे बताइए भाई, कोई किसी के तो आवाज निकले। व्यू बताओ, व्यू अपना। बस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे को बिल्कुल एकदम कॉन्स्टिट्यूशन में घुस कर बताओ। बोलते ही सुन रहा हूं।
मेन स्ट्रीम, ठीक है। और कोई? ठीक है, अब दोनों के आंसर ये हैं कि विमेंस को रिप्रेजेंटेशंस मिलेगा और महिलाएं सदन में जाएंगी तो महिलाओं की बात रख पाएंगी। चलिए, इसको लेकर मैं एक बात बताता हूँ कि कल मैं एक जगह पर गया हुआ था जहाँ पर हम बहुत सारे वकील आपस में बैठे हुए थे। वहाँ पर 12 वकील पुरुष थे और 2 महिलाएं थी, एक लड़की थी और एक महिला थी। वहाँ पर एक चर्चा चालू हुई महिला की, बस ऐसी बात होते होते चर्चा शुरू हो गई, एज, विमेंस की एज की, द कल्चर वगैरह वगैरह। वहां पर जो पुरुष बैठे थे वो महिलाओं के राइट्स की बात कर रहे थे और जो महिलाएं थी वो महिलाओं का ही विरोध कर रही थी। हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है, आप जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं ना। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है और उस जजमेंट में विमेंस ये राइट मांगती हैं कि महिलाओं को भी एक पर्टिकुलर मंदिर में एंट्री की अधिकार मिलने चाहिए। यस, द 3 जजेस बेंच बैठी हुई थी, 3 जजेस बैठे थे जिसमें एक महिला और 2 पुरुष थे। एक महिला ने, जो महिला जस्टिस थी, उन्होंने उसके खिलाफ वोट किया, मत दिया, और 2 पुरुषों ने उसको हाँ कहा कि हाँ मिलनी चाहिए। अब बताओ क्या विमेन रिप्रेजेंट करेंगी प्रॉपर मैनर में? चलिए ये तो ठीक है। पहले बात है रिप्रेजेंटेशन की। ये बात बहुत सही है कि ठीक है कि विमेंस को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, विमेंस उठकर बड़े सदन तक जा पाएंगी, उनको अधिकार मिलेंगे, एक अच्छी बात होती है। पर यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है समझिए, जिसके जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लेते हैं कि मैं बिलासपुर लोकसभा से चुनकर हमेशा जाता रहा हूं संसद में और वहां अपना कार्य करता रहा हूं, ठीक है, और मुझे पता है क्योंकि बिलासपुर की जनता मुझे चुनेगी तो मैं बिलासपुर में कार्य करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। पर यदि मुझे ये पता चले कि मैंने 5 साल मैं चुनाव जीत कर आया और मुझे ये पता चले कि नेक्स्ट 5 साल जो है वो ये जो सीट है आने वाले समय में विमेन के लिए रिजर्व हो जाएगी, आया ना, तो फिर मैं अपने कार्यकाल में इस पर उतना ध्यान नहीं दूंगा। समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है अगले बार मुझे यहां से इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। रिप्रेजेंटेशन की चीजें आपने गलत नहीं कही, आपने सही कही, पर जो मैं कह पा रहा हूं उसको आप समझ पा रहे हैं मेरा व्यू को, कि अब वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट निकल। अब देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि पॉलिटिक्स में कार्य तभी होता है जब इलेक्शंस आते हैं, है ना, ताकि जनता देखे और वोट करे। यस, इसलिए ऐसे ही कार्य होते हैं, वो धार्मिक हों, वो पुरुष के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, वो किसी वर्ग विशेष के लिए हो, व्हाटएवर, वो कई बार वोट बैंक की राजनीति को लेकर ही होती हैं चीजें। और अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये सीट आने वाले समय में रिजर्व हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर 2 चीज हो सकती है, या तो जो मेरी वाइफ है मैं उसको इस चुनाव में खड़ा करूं अगले 5 साल में, और मैं नाम उसका काम मेरा ही, मतलब अभी भी रिप्रेजेंटेशन मेरा ही रहा, प्रधानपति वाला कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे हैं? दूसरी चीज दिखाई देगी, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि एक बार एक सरपंच ने कसम खाया कि मैं अपने गांव के लिए ही जीऊंगा, गांव के लिए ही मरूंगा, और गांव में मैं, क्योंकि हमेशा से सरपंच रहता था, मैं गांव के लिए कार्य करूंगा, मैं विवाह तक नहीं करूंगा, गांव ही मेरा बच्चा है, गांव ही मेरा परिवार है। फिर अगले बार वो सीट महिला के लिए रिजर्व हो गई।
फिर उसने शादी कर ली हाँ है ना, बस इसलिए क्योंकि वो सीट रिजर्व हो गई। समझ रहे हैं? तो वोट बैंक की राजनीति कुछ भी करा सकती है। तो रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं छिप जाता है यहां पर। समझ रहे हैं? तो अगर इस, क्योंकि देखिए यहां से प्रश्न तो बनने हैं जो मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे, ठीक है, वुमेन्स के राइट्स को लेकर। तो यहां पर जब आप ये बातों को रखेंगे तो कंक्लूजन में इन मुद्दों को भी बात करेंगे ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों बताएंगे, तब कंक्लूड करेंगे ना। यस, तो आपको दोनों ही जानकारियां होनी चाहिए, उसकी अच्छी की भी चीजें कि क्या उसके साथ अच्छा हो सकता है और उसके साथ क्या गलत हो सकता है, वो उस बदलाव से। यस, देखिए कोई भी बदलाव तुरंत बहुत बड़े चेंजेस नहीं लेकर आते, पर यस मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि मतलब मेरा ये व्यू रहा है हमेशा से कि हम तुरंत हर चीजों में रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को ना सोच करके हम पार्टी लेवल पर, कि क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भारत में, बीजेपी, कांग्रेस एंड अदर पार्टियां हैं, उन पार्टियों के भीतर ही एक ऐसा नियम, ये पार्टियां खुद बनाए ना, इन्होंने ही तो कानून बनाया वहां पर बैठकर, यही अपने अंदर, इस पॉइंट को भी आप नोट करिए, इस पॉइंट को भी आप वहां पर लिखेंगे, मतलब मन में नोट कर लो, चाहो तो नोट कर सकते हो। वो पार्टियां भी अपने अंदर ये बदलाव लेकर आए, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है उन पार्टीज की, बीजेपी की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, कांग्रेस की अपनी है, आम आदमी पार्टी की अपनी है, जेडीयू की अपनी है, सबकी अपनी अपनी है। तो इन पार्टियों को अपने अंदर ये बदलाव लेकर आना चाहिए कि अगर हम चुनाव में जब सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, तो अगर 100 सीट बांट रहे हैं तो 70 सीट पुरुष को देंगे तो 30 महिला को देंगे ही देंगे, रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भाई चुनाव तो उन्हीं को लड़ना है ना, यस, पॉलिटिकल पार्टीज को। तो फिर ये रिजर्वेशन का मुद्दा क्यों उठ गया? रिजर्वेशन नहीं, यहां पर आप पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दे दो, पर्टिकुलर तुम अपने ही पार्टी के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ाओ ना, ये रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आ रहा है समझ? अब देखो ऐसे ऐसे लाइन जब आप आंसर्स में लिखते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसे व्यूज, ऐसी सोच एक दिन में नहीं बनती, पर बनेगी जरूर। पढ़ते पढ़ते 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जब सब्जेक्ट को आप डीपली नॉलेज के साथ पढ़ेंगे, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, बट तरीका होता है हर चीज को पढ़ने का और हर चीजों को समझने का। जब समझने के चीजें में बदलाव आएगा तो सोचने की भी चीजों में क्या आएगी, धीरे धीरे आपके बदलाव दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट स्टडी बनाइए, द प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। नई नई जानकारियां मिलती है कि नहीं मिलती है मेरे क्लास में? आपको मिलती रहेगी जब तक मैं हूं अभी यहां पर, ठीक है। प्रारूप समिति, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, ठीक है। ये देखिए, ये है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, हाँ या ना, द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, सब ऑलमोस्ट बूढ़े बूढ़े ही लोग थे, इसलिए निपटना चालू हो गए थे। देखेंगे 2 लोग निपट भी गए थे, बाद में उनकी जगह पर कोई और आया। कुछ लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में अंबेडकर जी की, मैं कल बता रहा था ना कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जब बात आती है तो अंबेडकर जी की ही आती है भाई, पर ड्राफ्टिंग कमेटी में तो 1+6 मेंबर्स थे। 1+6 लिखना ना, 7 मत लिखना। 1+6 इसलिए 1 चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन और 6 अदर मेंबर्स, अन्य सदस्य। 1+6 लिखना, 7 मत लिखना। कभी भी किसी भी कमेटी को पढ़ते हैं तो चेयरपर्सन को हटाइए और अदर मेंबर करिए, ठीक है, ऐसे ही याद रखा करिए, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कई बार, ठीक है भाई। 1+6 तो क्योंकि कई बार कई कमेटीज ऐसी होंगी पार्लियामेंट में, जब हम पढ़ेंगे, या कमीशन ऐसी होगी जिसमें एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और फिर अदर मेंबर्स होंगे, हाँ या ना। तो यहां पर उसको फिर ऐसे याद रखिए 1+1+3, ताकि हमें पता हो कि एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन है और 3 मेंबर्स हैं। समझ रहे हैं? तो
अब ड्राफ्टिंग कमेटी में अंबेडकर साहब ये बैठे हुए हैं। अंबेडकर साहब का ही नाम क्यों आता है, उसके पीछे की वजह ये है कि कुछ लोग बहुत बूढ़े हो गए थे, हेल्थ इशू की वजह से वो कमेटी में भाग ही नहीं लेते थे, हाँ या ना। कुछ लोग ऐसे थे कि जो इंडिया को छोड़कर जा चुके थे। हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे इंडियंस थे जो अंग्रेजों के जाने से दुखी थे, हाँ या ना। और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने भी भारत को छोड़कर वो उनके साथ इंग्लैंड चले गए, उन्होंने वहां की नागरिकता स्वीकार कर ली, वो वहां बस गए। तो कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने भारत ही छोड़ दिया, इंडिया के बाहर चले गए। तो जो मेन सदस्य इस पर्टिकुलर कमेटी का बचा, जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्य किया, वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। इसीलिए इनका नाम लिया जाता है। कई बार हम सामान्य शब्दों में कह देते हैं कि संविधान के निर्माता हैं, पर मैं कल बता चुका हूं कि संविधान के निर्माता शब्द का उपयोग हम नहीं करेंगे इनके लिए, क्योंकि संविधान का निर्माण संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। किसी एक व्यक्ति, किसी नेहरू साहब ने नहीं, कोई किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं किया। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकते हम, हाँ या ना। हमें ये बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो कि पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एंड अगर मैं ये पूछूं कि किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में मदद की, तो दैट इज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर हो पा रहा है, हाँ है ना भाई? एक आध लोग एक्स्ट्रा बैठ जा सकते हैं ना। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। कब बनी? अगस्त 1947। ठीक है, कितने मेंबर्स थे? 1 + 6 मेंबर्स, टोटल 7। यस, इनका काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। क्या तैयार करना? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले हम विचार लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं अपने मन में कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। उसको जब हम एक साथ एक जगह पर रखते हैं तो उसी को कहा जाता है ड्राफ्ट। क्या कहा जाता है? फिर जब वो ड्राफ्ट, अभी के समय में बात करूं, जब उसे पार्लियामेंट में रखा जाता है तो वो क्या कहलाने लग जाती है? बिल। और जब पार्लियामेंट उसे पास कर देती है तो क्या कहलाने लग जाता है? एक्ट। सरकार के स्तर पर जब है वो, तो ड्राफ्ट है। मतलब जैसे मैं बोलूं कि यूनियन कैबिनेट ने, मतलब प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मंत्रियों ने इस ड्राफ्ट पर अपनी सहमति दे दी। जैसे एग्जांपल ले लें कि वुमेन के रिजर्वेशन के लिए ड्राफ्ट तैयार हो गया और उसको यूनियन कैबिनेट ने अपनी परमिशन दे दी, सहमति दे दी। समझ रहे हैं? तो ड्राफ्ट इस तरह की चीज है जिसपे सब कुछ समाहित है और जिस पर अभी विचार विमर्श का मामला चल रहा है। समझ रहे हैं? जब उसे सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? विधेयक, बिल। और जब सदन उसे पारित कर देती है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम। क्या बन जाता है? अधिनियम, एक्ट बन जाता है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो तैयार किया वो किसने किया? अंबेडकर साहब ने किया। और उसके बाद धीरे धीरे उस पर चर्चा होनी शुरू हुई, हाँ या ना। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और चर्चा के बाद फाइनली उस ड्राफ्ट की चीजों में जो चीज फाइनलाइज हुई, हाँ या ना। जैसे जब सदन में ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाता था कोई भी मैटर को, तो अंबेडकर साहब उसमें अपना व्यू रखते थे, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो वही थे ना। अब जैसे जब वो आर्टिकल 32 के बारे में बता रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। यस, संविधान की आत्मा एवं उसका हृदय है। मतलब बिना आर्टिकल 32 के हमारे राइट्स का कोई मतलब ही नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं हमारे संविधान का कोई मतलब ही नहीं है, अपनी बात रख रहे हैं।
जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब का ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने रखा जा रहा है, तो उस समय चर्चा हो रही कि पंचायती राज ही नहीं होना चाहिए। यस, पर फाइनल पर, क्योंकि महात्मा गांधी के जो सपोर्टर्स थे वो चाहते थे कि पंचायती राज हो, और अंबेडकर साहब इसका विरोध करते थे कि नहीं नहीं, पंचायती राज सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो उस विवाद को हल करने का सबसे अच्छा रास्ता निकला कि अभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डाल दो, और जब समय आएगा तो सरकार उसका कानून बना कर उसको लागू करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो ऐसे ही हर मुद्दे पर चर्चा हुई, हाँ या ना, और अंबेडकर साहब ने अपनी बात रखी, एंड फाइनली वो जो ड्राफ्ट संविधान का था जिस पर पूरी चर्चा हुई, कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, यस, उसके बाद जाकर संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे अपनाया। यस, पर सबसे पहले इस कमेटी के मेंबर्स का नाम याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? अंबेडकर साहब, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शहीदुल्ला, एन माधवराव। इन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर को, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था ड्यू टू हेल्थ इशू। और फिर टी टी कृष्णमाचारी, इन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खेतान को, जो निपट गए थे 1948 में। यस, भगवान की आत्मा को शांति दे। नोट्स बना रहे हो? छुट्टी के दिन, किस दिन, सैटरडे के दिन चेक करूंगा, ठीक है। देखेंगे आपके नोट्स कैसे बना रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो बताऊंगा, ठीक है, कुछ कमी होगी वो बताएंगे। हो गया? ये हिंदी में, हिंदी लिख लिए हो, नाम ही तो है वो, इंग्लिश हिंदी में एक समान है ना। अब ये देखो, 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान सभा ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, हाँ या ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को अपना लिया। क्या कर लिया? अपना लिया, हाँ या ना। अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली, है ना। मतलब संविधान सभा ने इसे पारित किया और क्या कर लिया? अपना लिया। यस, देख पा रहे हैं अंबेडकर साहब, यहां पर पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर प्रेजेंटिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, हाँ है ना। अब उनको वो ड्राफ्ट का फाइनल ड्राफ्ट उनको सौंप रहे हैं, और फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब उस पर पर्टिकुलर सदन में उसको रखेंगे ताकि सदन उसे अपनाए, हाँ है ना।
फिर लोगों ने उस पर वोट किया और फाइनली उसे पारित किया गया और उसे अपना लिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। मतलब हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान में। ठीक है, अपना लिया हमने। अब हमने जो संविधान अपनाया 26 नवंबर 1949 को, देखिएगा अब 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अपना लिया, पर लागू कब किया इसे? 26 जनवरी को। उसके पीछे की वजह मैं बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि लाहौर अधिवेशन जब हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था, है ना, दिसंबर 1929 में। क्लियर हो पा रहा है? दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था और उस लाहौर सेशन में 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या मनाया गया था भैया? भारत का पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और उसी 26 जनवरी 1930 को याद रखने के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किस दिन किया? 26 जनवरी 1950 को किया। क्लियर हो पा रहा है? यस। अब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान को बनाने में जो कुल दिन लगे वो लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 2 साल 11 महीना 18 दिन। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, कुल 11 सेशंस हुई, सत्र हुई। कुल 11 सेशन सत्र हुई, याद रखना। इसके बाद भी संविधान सभा, सुनिएगा फिर लिखिएगा, इसके बाद भी संविधान सभा फिर से बैठेगी। अभी हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर को, हाँ या ना? पर उसके बाद हम संविधान सभा को फिर से एक बार बैठाएंगे 24 जनवरी को, हाँ या ना? पर उस 24 जनवरी को इस सत्र में नहीं गिना जाता। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 24 जनवरी को संविधान सभा फिर से बैठेगी, पर उस 24 जनवरी को, ये जो मैं 11 सत्र 11 सेशंस कह रहा हूं, इस सेशंस में उस डेट को कैलकुलेट नहीं करते। द फाइनल डेट ऑफ द 11th सेशन इज व्हाट? 26 नवंबर 1949। क्लियर हो पा रहा है? 11 सत्र हुई कुल, जिसपे हमारे संविधान को बनाया गया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी, ये याद रखिएगा। कई बार इंटरव्यू में लड़कियों से पूछा जाता है, हाँ या ना, कि भाई कितनी महिलाएं थी बताइए। अब जब हमारा संविधान जब हमने अपनाया, उस समय हमारे संविधान में कुल पार्ट्स थे 22 भाग, आर्टिकल थे 395 एंड शेड्यूल अनुसूची थी 8। देखिए ये पार्ट क्या होता है, ये आर्टिकल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, समझिए। जब हम स्कूल में बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में चैप्टर्स होती हैं, द चैप्टर्स इज कॉल्ड पार्ट, भाग, हाँ या ना? उस भाग के अंदर लेसन्स होती हैं, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, वो हैं आर्टिकल्स। ठीक है भाई? और हमारे संविधान में जिन चीजों को हमें हाईलाइट करना है, समझ पा रहे हैं, जिन चीजों को अलग से दिखाना है, उसके लिए हमने क्या बना दी? शेड्यूल्स बना दी। ये हाइलाइटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, समझ पा रहे हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन पार्ट्स को हाईलाइट करता है, सामने लाता है, एक बार में चीजें दिखती हैं। मतलब वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, पार्ट्स में हैं, पर उसके बाद भी उसे शेड्यूल में दिखाया गया है ताकि हम उसे अलग से आसानी से समझ पाएं। समझ में आ रहा है? तो पार्ट 22, आर्टिकल 395 एंड शेड्यूल 8। बट हमने संविधान अपना तो लिया पर अभी लागू नहीं किया। पर हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हाँ या ना, नोट डालिएगा ऐसे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सीजीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जो मैं अभी आंसर कर रहा हूं,
है ना। ये यूपीएससी ने तो नहीं पूछा, बट हाँ आने वाले समय में कभी पूछ सकता है। बट सीजीपीएससी ने पूछा था। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ यूपीएससी वालों को कि आप लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा लो, शानदार क्वेश्चंस होते हैं। और सीजीपीएससी वालों को बोलता हूँ तुम यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन के लेवल, पॉलिटी के क्वेश्चन लेवल दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो सीजीपीएससी ने ये बेसिकली क्वेश्चन किया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। देखिए अब 26 नवंबर 1949 को जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया तो कुछ आर्टिकल, अब हमें वेट करना था 26 जनवरी 1950 तक ताकि हम अपने संविधान को लागू कर पाएं, हाँ या ना। पर कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसे लागू करना जरूरी था 26 जनवरी 1950 से पहले, हाँ या ना, ताकि 26 जनवरी 1950 को जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करें तो ये आर्टिकल उस दिन से हमें मदद करना चालू कर दें। ठीक है, लिखिएगा आर्टिकल्स के नंबर्स, कौन कौन से आर्टिकल्स हमने 26 नवंबर 1949 को अप्लाई कर दिया था। 5, 6, 7, 8, 9। सुनिएगा, अब ये किस चीज को लेकर है? सिटीजनशिप। इसलिए पहले लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तुम भारत के नागरिक होगे या नहीं होगे वो ये आर्टिकल्स बताएंगी ना। यस, इसलिए इन्हें पहले से अप्लाई किया गया। आगे लिखते जाइए। आर्टिकल 60, यस 60, 324 इलेक्शन कमीशन, 366 डेफिनेशन, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 came into force on 26 नवंबर 1949 itself। यह सभी आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। ठीक है भैया, यह लागू हो गए। केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 इटसेल्फ। यह सभी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। आ रहा है समझ में? अब हमारा संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है, अब संविधान को हमने अपना लिया, पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की रियल बुक को जाकर देखेंगे, हाँ या ना, जो हम वैसे नहीं देख सकते, हाँ या ना, बेसिकली उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी रखी हुई है, वहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं, हाँ या ना। म्यूजियम जो दिल्ली में है वहाँ पर भी रखा गया है, बट ये सब कॉपीज़ हैं। अब 26 अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब उसमें हमें ये करना था कि जितने मेंबर्स ने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वो अपना साइन उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के पेज में, लास्ट पेज में करें, ताकि वो अमर हो जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ, हाँ या ना, ताकि वो अपनी साइन से ये बता पाएँ कि मैंने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद किया। यस, तो फिर से भाई संविधान बनकर तैयार हो गया ना। अब कोई सेशन नहीं, कितने सत्र हो गए? 11 सत्र, खत्म, संविधान बन गया। पर फिर से संविधान सभा की एक बैठक बुलाई जाती है 24 जनवरी 1950। किस दिन? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की फिर से बैठक बुलाई जाती है। ये देखिए, ये सरदार पटेल साहब बैठे हैं, वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर पढ़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सिग्नेचर करने के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर लिख लीजिए, टोटल 284 मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए। क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना? एंड फाइनली हमने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को क्या कर दिया?
अप्लाई कर दिया और इसको क्या कहा जाता है, डेट ऑफ इट्स कमिसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाने लगे। संविधान के प्रारंभ की तिथि, और इसे कौन सा दिवस कहा जाता है, गणतंत्र। ठीक है, ये गणतंत्र का मतलब क्या होता है, पहले हम क्या थे, डोमिनियन थे। डोमिनियन का मतलब क्या हुआ, एक आजाद देश थे, हमारी खुद की सरकार थी, पर हमारा मुखिया कौन कहलाता था, ब्रिटेन। पर अब हम क्या कहलाने लगे, रिपब्लिक। मतलब हमारा मुखिया कौन चुनेगा, हम खुद चुन के भेज रहे हैं। अब कोई विदेशी हमारा मुखिया नहीं है। रिपब्लिक का मतलब ये हुआ, समझ पा रहे हैं, जो देश का मुखिया होगा वो जनता के द्वारा चुनकर आएगा एक सीमित समय के लिए। कोई राजा महाराजा का बेटा नहीं होगा, कोई मोनार्की सिस्टम नहीं होगी, है ना। क्लियर हो पा रहा है। तो अब 26 जनवरी 1950 को हमने रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। क्या देखते हैं, फैक्ट्स। अब देखिए, संविधान सभा ने कुछ कार्य किए थे, इसको लिख लीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म्ड द फॉलोइंग फंक्शंस। फैक्चुअल चीजें हैं ये, बट मैं इसे समझा देता हूं थोड़ा सा। क्लियर है, हो गया। चलिए देखिए, सबसे पहले डेट्स अलग अलग होंगी, बट पूरे कार्य को एक साथ लिखा हुआ है। इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की क्या कर ली, पुष्टि करी। मैंने बताया था व्हाट इज कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ एज अ ग्रुप। कॉमनवेल्थ इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस जो पहले ब्रिटेन की कॉलोनीज हुआ करती थी, वो सारे देश कॉमनवेल्थ के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। कॉमनवेल्थ अंग्रेजों ने उस समय चालू किया जब वो अपने अंदर बहुत सारे देश उनके गुलाम थे, बहुत सारी उनकी कॉलोनीज थी, है ना। उस समय उन्होंने कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया, है ना, और कॉमनवेल्थ नामक ग्रुप बनाकर उन सभी देशों को उसमें कनेक्ट किया, जोड़ा, है ना, जिसके थ्रू वो अपने कॉलोनीज के देशों के साथ कनेक्ट रहें, है ना। फिर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स भी चालू किया ताकि ब्रिटेन की महारानी को या महाराजा को खुश किया जा सके, है ना, रंगारंग कार्यक्रम करके, नाच गाना, है ना, खेल कूद वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें करवा कर उन्हें खुश किया जा सके। तो कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुई, आज भी होती है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुई। पर आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हो गए तो अब हमें ये तय करना था कि अब हम कॉमनवेल्थ के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे, हाँ या ना, क्योंकि अब हम आज़ाद हो गए, हम अब रिपब्लिक हो गए, अब हम किसी के डोमिनियन नहीं है, किसी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना। अब हम जब एक पूर्ण रूप से एक रिपब्लिक देश बन गए, फ्री हो गए, तो अब हमें ये तय करना था बेसिकली कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने या नहीं बने। ठंडी लग रही है, नहीं लग रही है, कॉमनवेल्थ के मेंबर बने या नहीं बने। तो मई 1949 में हमने रेक्टिफाई किया, हमने ये संविधान सभा ने ये पुष्टि की, हाँ या ना, कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बनेंगे। इसके पीछे की कारण मैंने बताया था, क्योंकि अलग थलग रहकर देश नहीं चलाया जा सकता, संबंध बेहतर होने आवश्यक हैं। ठीक है, आप उनके पहले गुलाम थे, आज वो आपको छोड़कर चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे अपने संबंध खराब कर लेंगे, क्योंकि ये दुनिया गोल है। कब, और मैंने बताया था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स को हमारे सामान की आदत लग चुकी थी, अब तो आदत सी है ऐसे जीने की, हाँ है ना। अब ब्रिटिशर्स को हमारे सामान की आदत लग चुकी थी, तो अब हमें उसका फायदा उठाना था, ताकि इन कॉमनवेल्थ के देशों के साथ कनेक्ट करके हम अपना सामान उनको बेचें। आज भी भारत में जो अच्छा चाय है, चाय की अच्छी क्वालिटी, वो
यूरोप और यूएस एक्सपोर्ट हो जाती है, और जो कचरा बचता है दाना दाना वो हम लोग पिला देते हैं, लो ठूस लो तुम लोग। यस। उसके बाद फिर एप्पल्स की जो सबसे एप्पल मैंगो की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो यूरोप और यूएस से चली जाती है, और जिसमें केवल गुठली बचता है वो हमारे लिए बचता है, खाने की नहीं होता कुछ उसमें। यस। मतलब इंडिया में जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली उन देशों में भेज दिए जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस उनको क्वालिटी अच्छी चाहिए। हमको तो कुछ भी दे दो, वो सड़ा सड़ा टमाटर उठा के लाओ, पीस दो, बना दो चटनी, मोमोज में डाल खिला दो, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, खा लिया हमने तो। यस। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आदत है। यस। जैसे एक बार यहाँ पे वो गांधी चौक में एक नल लगा हुआ है, एक गुपचुप का ठेला यहीं कहीं लगाता है, वो वहाँ से पानी भरा है ना, और यहाँ कर उसने ठेला लगा गुपचुप बेचना चालू कर दिया, और लोग मन लगा के खा रहे हैं उसे। यस। तो हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, टाइफाइड वाइफाइड ये सब बीमारी हमारे लिए थोड़ी बनी है, ये सब अंग्रेजों के लिए। हम तो नाली पानी गुपचुप खा जाए कुछ नहीं होगा। यस। ये वाली हालत हो रखी है। बट नहीं भाई, अच्छी चीज़ें खाइए। पर हाँ ये भी देखिए, अगर आप वही पानी पूरी किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे, किसी ऐसे जगह पर खाएंगे जहाँ बिल्कुल ग्लव्स लगा के खिला रहा हो, तो स्वाद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। स्वाद तो उसके हाथ में वो पसीने का है। यस। यस। हाँ भैया कितना लो। यस, तब मजा आएगा ना। अब हमने दूसरा 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग को अपना लिया, एडॉप्ट कर लिया। और जिस दिन लास्ट बैठक हुई थी संविधान सभा की, किस दिन? 24 जनवरी 1950, उस दिन हमने दो चीज अपनाया, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। इसके बीच अंतर तो जानते हैं ना, क्या होता है नेशनल एंथम और क्या होता है नेशनल सॉन्ग? कई लोग ये भी नहीं जानते इस देश में, है ना। मैं एक बार वो रील देख रहा था, एक ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं ना आप लोग, तो उसमें यूट्यूब वो पूछ रहा था किसी से कि नेशनल एंथम क्या है और नेशनल सॉन्ग क्या है, तो वो कुछ भी बता रहे हैं। किसने गाया पूछते थे तो अरिजीत सिंह बोल देता था कोई, तो है ना, ये वाली हालत थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर इलेक्ट हो जाते हैं, है ना। It elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. 24 जनवरी 1950। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए, कई बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना होती है, ये कहा जाता है कि इट इज़ अ हेवन फॉर द लॉयर्स, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज में थे वो लॉयर्स थे, है ना। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन बुक आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल लॉ की भाषा में लिखी हुई है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसे इंग्लिश में लिखा, कोई भी उसकी आधिकारिक हिंदी भाषा नहीं थी, हाँ या ना। हिंदी आने में बहुत समय लगा, तो सबसे पहले जब हमने बनाया तो वो इंग्लिश में थी। तो यहाँ पे नोट डाल के लिखेगा, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया did not make any provision with respect to an authoritative text of the constitution in Hindi language, हिंदी में लिखिएगा। मूल संविधान में, हिंदी मीडियम बच्चे, मूल संविधान में
हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। यहां पर लिख दीजिएगा 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में 58वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1987, 58th आया ना। ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, कुछ नया चीज जोड़ते हैं या हटाते हैं, हाँ या ना, तो हम उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, संशोधन करना। और उस संशोधन को एक नंबर मिलता है। क्या मिलता है? नंबर। जैसे अभी तक हमने 106 संशोधन किए हैं, हाँ या ना, तो ये संशोधन जो हुए हैं, इन संशोधन के नंबर्स मिलते हैं। मतलब हमने अपने संविधान को इतने बार क्या किया दिया है? संशोधित किया है, अमेंड किया है। ये कौन सा टाइम था? 58th टाइम था, जिसके थ्रू एक नया आर्टिकल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, 394A। और इसमें बात कही गई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में थी, अब वो किस भाषा में भी होगी? हिंदी में भी होगी। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है भाई। संबंध बनाना सीखना है तो हमारे देश से सीखिए। मान लीजिए आपके दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, और दोनों की आपसी लड़ाई हो गई है, और आप तीसरे दोस्त हैं। अब आप किसी भी एक तरफ होंगे तो दूसरा नाराज होगा कि नहीं होगा? तो एक काम करिए, एक से सुबह मिलिए, दूसरे से शाम को। पर संबंध दोनों से खराब मत करिए। इंडिया भी कुछ ऐसा ही कर रहा है विथ इजराइल एंड विद ईरान, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं कि इजराइल से भी हमारी उतनी ही दोस्ती बनी हुई है, हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, मारो मारो ईरान को, कूट दो। और ईरान को भी हम बोल रहे हैं, तुम तो भाई हो यार, मतलब एलपीजी गैस हो गए, और हमारे जहाज वहां से पार हो रहे हैं। तो हमें दोनों से बेहतर संबंध बना के रखना है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी भी जब वो इंटरनल रिलेशन हो या इंटरनेशनल रिलेशन हो, कभी भी संबंधों में हमेशा ये ध्यान देना आवश्यक होता है कि भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमें अपने संबंधों को बनाना होता है, वर्तमान के नहीं। यस, भविष्य में कौन कब काम आए। अभी कल ही का न्यूज है, रशियन ऑयल्स जा रही थी, इंडिया गई, हाँ या ना? ये होते हैं संबंध के बेहतर वो, कि सोचिए हमें ऑयल की जरूरत थी, तुरंत मिल गया। वैसे रशिया तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, लगुटिया यार है ना? मतलब वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा हर मुद्दों पर। जब जब हमारे खिलाफ चाइना ने कोई प्रस्ताव लाया यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, हमारे सपोर्ट करने वाला एक देश हमेशा खड़ा रहा, वो है रशिया। और इजराइल भी रहा हमारे साथ हमेशा। वो अलग बात है कि हम इजराइल के साथ नहीं रहे। पहले की पॉलिटिक्स जो थी वो इजराइल के साथ नहीं थी भारत की, क्योंकि हमारे वोट बैंक की राजनीति खराब होती थी। क्योंकि हम अगर इजराइल के साथ खड़े होंगे तो अरब देश बुरा मान जाएंगे, और अरब देश बुरा मान जाएंगे तो भारत की वोट बैंक खराब हो जाएगी। तो इस वजह से पहले की सरकारें इजराइल के साथ संबंध बनाने में भागती थी। समझ में? मतलब संबंध थे पर दिखाती नहीं थी, डरते थे अरब देशों से। और आज एक ही दिन मोदी इजराइल जा रहे हैं और उसी दिन मोदी सऊदी अरबिया भी जा रहे हैं।
ये आपकी ताकत होती है कि कोई मुंह ना खोल पाए कि तुम इससे क्यों बात कर रहे हो। जब तुम सिंपल जी एक सुषमा स्वराज का एक बहुत अच्छा लाइन है। मैडम सुषमा स्वराज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गई हुई थी। मोदी, देखिए जब प्रधानमंत्री ना जाए तो देश का विदेश मंत्री जाता है वहां पर अपनी बात रखने। हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में यूनाइटेड नेशन असेंबली में महासभा में सभा होती है और वहां पे देश अपने विचार रखते हैं, है ना। हर राष्ट्राध्यक्ष अपनी बातें रखता है। अब यूनाइटेड नेशन में सुषमा स्वराज ने अपनी बातें रखी, बात की, टेररिज्म की बातें की, वगैरह वगैरह, पीस शांति की बात की और बाहर आई। वहीं पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खड़े हुए थे। उन्होंने मैडम सुषमा स्वराज से पूछा, अब तो वो नहीं रही पर बहुत बेहतरीन विदेश मंत्री रही भारत की, और एस जयशंकर साहब जो आज हमारे विदेश मंत्री हैं वो उनके अंदर में ही उस समय सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी। यस, तो मैडम सुषमा स्वराज से पूछा, मैडम आप अंदर में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी अबाउट पीस एंड अगेंस्ट अबाउट टेररिज्म, कि हम शांति चाहते हैं, विश्व में शांति होनी चाहिए वगैरह वगैरह, एंड इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट को खरीदने में नंबर 1 में है विश्व में। तो एक तरफ आप हथियार पे हथियार खरीद रही हैं और दूसरी तरफ आप शांति की बात करती हैं। हाँ है ना, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो पूछेगा ही। तो मैडम सुषमा स्वराज ने बड़ा अच्छा आंसर किया इसको लेके। कहा, दुनिया शांति से उसी की बात सुनती है जो ताकतवर होता है। समझ पा रहे हैं? आज अमेरिका जिसको पा रहा है उस पर हमला कर दे रहा है, किसी के गले से आवाज नहीं निकल पा रही है, बिकॉज इज अ पावरफुल कंट्री। यस, हम जब कमजोर थे तो हमारे ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क उठा सकता था। आज एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं आज आप किसी अन्य धर्म के या अन्य जाति के लड़की से विवाह करेंगे तो आपकी समाज, आपकी जाति आपको बॉयकॉट करना चालू कर देगी, ये ऐसा कर दिया या ये वो ऐसा कर दी। पर आप डीएम बन जाइए बिलासपुर के, है ना, कलेक्टर बन जाइए, फिर जाइए किसी से शादी करिए, आपके ही शादी में आज मिठाई खाएंगे वो। क्यों? अब आपके हाथ में पावर है। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि जब आपके हाथ में पावर होता है ना। अब इस सुषमा स्वराज की इस लाइन को कोट कर सकते हो आप, है ना, जहां पर अगर कभी ऐसे वगैरह कभी जरूरत पड़ी तो आप इस लाइन को कोट कर सकते हो। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। अब सुषमा स्वराज जब नेपाल गई थी तो वहां पर भी, है ना, बहुत अच्छा लाइन, बड़ा क्या मंत्री थी यार वो। मतलब आप उनको पढ़ेंगे कभी तो जानेंगे। जब वो नेपाल गई तो उन्होंने कहा, इंडिया इज नॉट अ बिग ब्रदर ऑफ नेपाल, वी आर द एल्डर ब्रदर ऑफ नेपाल। अब बताइए, अब इस लाइन का मतलब नहीं समझ पाएंगे आप। हम नेपाल, बिग ब्रदर और एल्डर ब्रदर दोनों की मीनिंग तो सेम ही निकल कर आ रही है, बड़ा भाई। द मीनिंग ऑफ वर्ड का डिफरेंस है बस, हाँ है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिग ब्रदर का मतलब हो गया बिग, बड़ा, मतलब तुम्हारे ऊपर शासन चलाने वाला। हम वो नहीं है, हम एल्डर ब्रदर हैं, मतलब तुम्हारे साथ चलने वाले, तुम्हारा देखरेख करने वाले, हाँ है ना, हम ऐसे बड़े भाई हैं। ये कहा था मैडम सुषमा स्वराज ने। ये सब लाइन लिख लिया करो, ये सब काम आएगा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में तुम्हारे, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी ना PSIR पढ़ा है हमने, हैं? अच्छी चीजें हैं ना, तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आप कुछ पूछ रही थी, आइएगा ऑफिस में, मिलता हूं मैं, ठीक है। चलिए।